क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जानकारी के युद्ध क्षेत्र में नेविगेट कर रहे हैं? ओह, बिल्कुल। यही है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, सुन त्जू की युद्ध की कला। यह प्राचीन पाठ बोर्डरूम में उतना ही प्रासंगिक है, मुझे लगता है, जितना कि यह सदियों पहले युद्ध के मैदान पर था। ये सच है, युद्ध की कला को सदियों से अध्ययन किया गया है और यह केवल सैन्य दिमागों द्वारा नहीं बल्कि सीईओज, खिलाड़ियों द्वारा भी। हाँ, वास्तव में जो कोई भी रणनीतिक बढ़त की तलाश में है। आज हम पाठ से कुछ अंश देख रहे हैं, ठीक है, अनुवाद। उनके पास कुछ टिप्पणी है ताकि यह समझा जा सके कि यह प्राचीन ज्ञान आपकी आधुनिक जीवन में कैसे लागू होता है। हाँ, सुन त्जू सैनिक गतिविधियों पर बात नहीं कर रहे हैं। सही। वह रणनीति, संघर्ष और निर्णय लेने के मूल में पहुंच रहा है। मेरा मतलब है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं। ठीक है, तो चलो इसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सुन त्जू द्वारा प्रस्तुत कुछ बड़े विचार क्या हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं? खैर, सबसे प्रसिद्ध में से एक है अपने आप को जानो, अपने दुश्मन को जानो। ठीक है। जीत सोचने से पहले आपको अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियों को समझें। इसलिए चाहे आप एक स्टार्टअप हो जो एक नए बाजार का विश्लेषण कर रहा हो या बस एक बहस जीतने की कोशिश कर रहा हो, अपनी और प्रतिस्पर्धा की रणनीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सुन त्जू ये जोर देते हैं कि आत्म जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक काफी स्पष्ट उपमा का उपयोग करते हैं कि एक शासक जो अपनी गलती के कारण सेना को आपदा की ओर ले जाता है, वह एक सड़ते हुए पेड़ के तने की तरह है ना? आप इससे कुछ अच्छा नहीं बना सकते। कठोर लेकिन सच। हाँ, तो जब हमने आत्म परावर्तन कर लिया तो अगला कदम क्या है? सुन त्जू की रणनीतिक चेकलिस्ट पर। योजना बनाना, और केवल एक कार्य सूची नहीं बल्कि गहरी रणनीतिक सोच। सही। सुन त्जू किसी भी कार्रवाई से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनाने पर जोर देते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा क्षेत्र का विश्लेषण करना है। हम पहाड़ों और नदियों की बात नहीं कर रहे हैं। सही सही, यह आपकी चुनौती के पूरे परिदृश्य को समझने के बारे में है। ठीक है। यह वास्तविक भूभाग हो सकता है, लेकिन यह रूपक भूभाग भी हो सकता है, जैसे बाजार की स्थितियां, आपकी मानसिकता या यहाँ तक कि आपके कार्यस्थल का राजनीतिक माहौल। इसीलिए यह बड़े चित्र को समझने के बारे में है और केवल चीजों में जल्दी करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल। वह दूर दूर तक सैनिकों को ले जाने के उदाहरण देता है। यह संसाधनों को खत्म करता है, परिवारों को बाधित करता है। 700,000 परिवार। बिल्कुल। उनका कहना है कि आप युद्ध की कला के अनुसार बिना सावधानी से लागत पर विचार किए और अपने कदमों की योजना बनाए बिना न तो युद्ध करते हैं, न ही व्यवसाय शुरू करते हैं और न ही कठिन बातचीत करते हैं। ठीक है। और कभी कभी इसका मतलब थोड़ा धोखा देना भी होता है। धोखा, जैसे कि जानबूझकर भ्रामक होना। वह इसे रणनीति द्वारा हमले के रूप में बुलाता है। सुन त्जू दुश्मन को पराजित करने के बजाय उन्हें चतुराई से मात देना पसंद करते हैं और इसमें अक्सर चालाकी, योजना बनाना, यह जानना शामिल होता है कि कब रुकना है और कब हमला करना है। मैं समझ गया, ये किसी भी लड़ाई के बारे में नहीं है बल्कि रणनीति से लड़ाई चुनना है। बिल्कुल। और इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा सुन त्जू के अनुसार जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है। वह जासूसों का बड़ा समर्थक था। जासूस, यह चरम है, लेकिन आज यह अधिकतर शोध और विश्लेषण के बारे में है। आप सही हैं। सुन त्जू अपने समय से बहुत आगे थे जब उन्होंने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के महत्व को पहचाना। वह यह सुझाव नहीं दे रहा था कि हम सभी छिपे हुए जासूस बन जाएं, बल्कि यह कि अपने दुश्मन को समझना आवश्यक है, चाहे वह एक प्रतियोगी हो, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो या यहाँ तक कि आपकी अपनी कमजोरियां। इसके लिए जानकारी इकट्ठा करना आवश्यक है। ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड कम और प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण या बाजार अनुसंधान अधिक। बिल्कुल। सुन त्जू स्थानीय जासूसों के बारे में बात करते हैं, जो आधुनिक संदर्भ में वास्तव में क्षेत्र की स्थिति, सांस्कृतिक बारीकियों और आपके विशेष युद्ध क्षेत्र में प्रचलित भावना को समझने का मतलब हो सकता है। बिल्कुल सही। किसी कदम उठाने से पहले आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं। हाँ, लेकिन सुन त्जू के भूभाग के बारे में विचार केवल जानकारी इकट्ठा करने से परे जाते हैं, है ना? सही। इसे एक कदम आगे बढ़ाता है। ठीक है। सुन त्जू 6 विभिन्न प्रकार के भूभाग की पहचान करते हैं: सुलभ, उलझाने वाले, समय लेने वाले, संकीर्ण मार्ग, खड़ी ऊंचाइयां और दुश्मन से बहुत दूर की स्थितियां। ठीक है। और वह तर्क करता है कि प्रत्येक प्रकार की भूमि एक अलग दृष्टिकोण की मांग करती है। तो यह एक आधुनिक व्यापार सौदे या व्यक्तिगत चुनौती को नेविगेट करने में कैसे अनुवादित होता है? यह आपकी स्थिति के परिदृश्य को समझने के बारे में है, ठीक है, और इसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करना। सही। उदाहरण के लिए, ऐसे सुलभ मैदान पर जहां दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, सुन त्जू ऊंची जमीन को सुरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हैं।
तो जैसे एक बातचीत में आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके पास सबसे अधिक जानकारी हो, जो दूसरी पक्ष की चालों का अनुमान लगा सके और बातचीत को नियंत्रित कर सके। बिल्कुल। लेकिन कठिन भूभाग जैसे घने जंगल या दलदल पर, जो एक जटिल परियोजना या व्यक्तिगत बाधा का प्रतीक हो सकता है, वह आगे बढ़ते रहने की सलाह देते हैं ताकि अनिवार्य बाधाओं में फंस न जाएं। कैसे ये प्राचीन सैन्य रणनीतियां परिस्थितियों पर लागू की जा सकती हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। सही। लेकिन सुन तजू ने केवल बाहरी चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया। सही। सेना द्वारा सामना 6 आपदाओं की बात करता है, सही। जो सभी आंतरिक संघर्षों हैं। सुन तजू अच्छी तरह से जानते थे कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े बाधाएं स्वयं द्वारा उत्पन्न होती हैं। सही। वह उड़ान, अवज्ञा, पतन, बर्बादी, अव्यवस्था और हार को 6 आपदाओं के रूप में सूचीबद्ध करता है और इनमें से प्रत्येक नेतृत्व की विफलता या आंतरिक गतिशीलता में टूटने से उत्पन्न होता है। इसलिए दुश्मन का सामना करने के बारे में नहीं है, सुनिश्चित करना है कि आपका घर व्यवस्थित है। बिल्कुल। और वह इन आपदाओं में से प्रत्येक के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब आप दुश्मन को कम आंकते हैं तो भागना होता है, जिससे आपकी सेनाएं कुचली जाती हैं। अवज्ञा तब उत्पन्न होती है जब सैनिक मजबूत होते हैं लेकिन अधिकारी कमजोर होते हैं, जिससे अनुशासन और एकता की कमी होती है। और इसके विपरीत, मजबूत नेतृत्व लेकिन कमजोर सैनिकों का होना दबाव में पतन की ओर ले जाता है। यह एक आपदा योजना लगता है, चाहे सेना, कंपनी या परिवार की इकाई के बारे में बात कर रहे हों। बिल्कुल। और सुन तजू एक समाधान प्रदान करते हैं, एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व। ठीक है। वह एक नेता के महत्व पर जोर देता है जो व्यवस्था बनाए रख सकता है, अपने सैनिकों को प्रेरित कर सकता है और अत्यधिक दबाव में भी सही निर्णय ले सकता है। यह ताकत और बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन खोजने के बारे में है, केवल बल प्रयोग नहीं, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग करना है यह जानना भी है। अब तक हमने जो कुछ भी चर्चा की है वह इस विचार पर निर्भर करती प्रतीत होती है। आप सही हैं, और इसलिए युद्ध की कला में युद्ध की मनोविज्ञान को समझने में इतना समय बिताते हैं। वह तर्क करते हैं कि लड़ाइयाँ केवल युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि सैनिकों के मन में भी जीती जाती हैं। प्रतिद्वंद्वी का मनोबल कमजोर कर सकते हैं, लड़ाई की इच्छा तोड़ सकते हैं, तो महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल। सुन तजू एक सैनिक की आत्मा का उदाहरण देते हैं जो सुबह सबसे तेज होती है, दोपहर तक कमजोर पड़ जाती है और शाम तक गायब हो जाती है। वह सुझाव देते हैं कि ताजा सेना से लड़ाई से बचना चाहिए, लेकिन थकी हुई सेना पर हमला करना चाहिए। इसका मतलब है कि उन सूक्ष्म बदलावों को पहचानना और उनका लाभ उठाना जो गति और मनोबल में होते हैं। बिल्कुल। वह दुश्मन के कमांडर को अस्थिर करने के तरीकों के बारे में भी बात करता है। सही। उन्हें अपने आप पर संदेह करने और गलतियां करने प्रेरित करें। आधुनिक संदर्भ में यह वास्तव में एक अच्छी तरह से शोधित प्रतिवाद प्रस्तुत करने से लेकर अडिग आत्मविश्वास का आभास देने तक कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से सही, यह मनोविज्ञान को समझने और अपने लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। यह एक शानदार बिंदु है। चूंकि वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक मास्टर था, उसने हथियार के रूप में आग के उपयोग के लिए एक पूरा खंड समर्पित किया, दोनों शाब्दिक और रूपक रूप में। आग को एक हथियार के रूप में, ये एक काफी शक्तिशाली छवि है। यह है। हाँ। वह बात करता है कि कैसे आग का उपयोग दुश्मन के संसाधनों को नष्ट करने, भ्रम पैदा करने और यहाँ तक कि स्वयं भूभाग को भी नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन वह आग और पानी के बीच एक भेद भी करता है। ठीक है। आग पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जबकि पानी केवल बाधा डालता है, जो प्रगति को अस्थायी रूप से रोकता है। मैं समझ गया। तो आग पूर्ण विजय का प्रतिनिधित्व करती है, अपने लक्ष्य को बिना कुछ छोड़े हासिल करना, जबकि पानी अधिकतर एक अस्थायी समाधान की तरह है, समय खरीदना या दुश्मन का ध्यान भटकाना। बिल्कुल। और यह सुन तजू के समग्र दर्शन में योगदान करता है। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, वह अपने लक्ष्यों को रणनीतिक चालों के माध्यम से प्राप्त करना पसंद करता है, दुश्मन को चतुराई से मात देकर, न कि बल प्रयोग करके। न्यूनतम रक्तपात और विनाश के माध्यम से प्राप्त विजय आदर्श है। ये एक शक्तिशाली पाठ है हमारे लिए, जो युद्ध के मैदान पर सेनाओं का सामना नहीं कर रहे हैं। सही। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में सबसे कुशल समाधान यानी सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अक्सर सबसे प्रभावी होता है। हाँ, और अक्सर इसमें थोड़ी धोखाधड़ी शामिल होती है। युद्ध की कला में सुन तजू धोखाधड़ी के महत्व पर जोर देते हैं, दुश्मन को भटकाने की बात करते हैं। वह यहाँ तक कि यह सुझाव देते हैं कि कभी-कभी आपको अपनी ही सेना को भी धोखा देना पड़ सकता है। आपकी अपनी सेनाएं, ये कुछ ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता। उल्टा, क्या इससे मनोबल को नुकसान नहीं होगा? वह तर्क करता है कि अपने योजनाओं को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ बताने से लीक होने का खतरा होता है और अंततः आपके प्रतिद्वंद्वी को एक लाभ देता है। सैन्य को आपकी योजनाओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे केवल उनके सुखद परिणाम पर आपके साथ खुश हो सकते हैं।
मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। जैसा कि वे कहते हैं, कोई ढीली बातें नहीं, अपने योजनाओं को छिपाकर रखना आश्चर्य का तत्व सुनिश्चित करता है। अपनी रणनीति को समझौता होने से बचाएं। सुन तजू उदाहरण देते हैं समझाने कैसे काम करता। ठीक है। एक जनरल की कहानी है जिसने पागलपन का नाटक किया। सही। दुश्मन की सतर्कता को कम करने के लिए अनियमित तरीके से कार्य करना, उन्हें झूठी सुरक्षा की भावना में लाना। और फिर जब वे सबसे कम उम्मीद करते हैं, बम, वह एक आश्चर्यजनक हमला करता है। सही। ये बॉक्स के बाहर सोचने की बात है। बिल्कुल। सुन तजू हमें याद दिलाते हैं कि रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह एक जनरल की कहानी सुनाता है जिसने धोखेबाज इलाके से बचने के बजाय अपनी सेना को सीधे उसमें मार्च करने का आदेश दिया। उसे पता था कि कठिनाई उन्हें निराशा और अधिक कठिनाई से लड़ने के लिए मजबूर करेगी, जिनके पास विकल्प नहीं है। वाह! ये लगभग ऐसा है जैसे उसने भूभाग को एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, एक नुकसान को लाभ में बदल दिया। इस तरह की रणनीति में एक साहस है, एक गणनात्मक जोखिम उठाने की इच्छा है, जो मुझे नहीं पता, लगभग प्रेरणादायक है। यह निश्चित रूप से विचारोत्तेजक है और यह इस बात पर जोर देता है कि युद्ध की कला कितनी शाश्वत और प्रासंगिक बनी हुई है। यह एक ऐतिहासिक पाठ नहीं है, यह संघर्ष को समझने, चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। चाहे आप सेना का नेतृत्व कर रहे हों या व्यवसाय या एक कठिन स्थिति में सबसे अच्छा निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हों। तो अगर हमारे श्रोताओं को सुन तजू की बुद्धिमत्ता से एक मुख्य सीख लेनी हो, एक आवश्यक सलाह जो वे अपने जीवन में साथ ले जा सकें, तो वह क्या होगी? केवल एक चुनना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यह होगा अनुकूलनीय बने। दुनिया लगातार परिवर्तन में है, हर दिन नए चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करती है। उन परिवर्तनों, अनुकूलन की क्षमता, अपने रणनीति को भूभाग के आधार पर बदलना, यही आपको न केवल जीवित रहने की अनुमति देता है, बल्कि फलने फूलने की भी। सुन तजू की कला संघर्ष की खोज के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझने, रणनीतिक रूप से नेविगेट करने और जो भी चुनौतियां आपके सामने आए, उनके अनुसार अनुकूलित करने के बारे में है।